कि शुरू कहाँ से होती है कहानी। कल जो मैंने आपको डिफरेंट बातें बताई थी उसको ज़रा आज थोड़ा स्क्रीन पे देखते हैं। डाटा एग्जाम्पल्स, उसने डिफरेंट किस्म का डाटा पढ़ना शुरू कर दिया। इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद था, टेक्स्ट पढ़ा, इमेजेस देखे और उसको उसने लर्न किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान लर्न करता है। जब ये प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ उसके बाद कुछ मॉडल्स बन गए, मतलब एक पैटर्न बन जाता। हर चीज़ का एक पैटर्न है ना, कहानियाँ किस तरह लिखी जाती हैं, शायरी कैसे होती है, साइंटिफिक पेपर कैसे लिखे जाते हैं, बिजनेस लेटर कैसे लिखे जाते हैं, जो कुछ भी मौजूद था, किताबें कैसे लिखी जाती हैं, उर्दू की किताब में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, किस ज़बान में किन लफ्ज़ों का मतलब ताना है, किन का मतलब मजाक है। अभी थोड़ी पहले पिछली क्लास में एक टीचर आए थे सेंट पब्लिक स्कूल के, उर्दू पढ़ाते हैं, तो वो यहाँ बैठे वो कहते थे मैं अखबार में लिखता था तो अखबार उन्होंने इंस्ट्रक्शन पास किए कि चैट जीपीटी से लिखी हुई तहरीर एक्सेप्ट नहीं होगी। तो मैंने कहा आप तो उर्दू के एक्सपर्ट हैं, आप तो यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मैंने उनको एक लेवल बताया कि जब आज से 2 साल पहले 3 साल पहले हम डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी किया करते थे तो एक बेंच मार्क ये था कि जिस दिन चैट जीपीटी ने उर्दू का अच्छा मज़ाक करना शुरू कर दिया, वो अगर मज़ाहिया तहरीर मज़ाहिया शेर लिखना शुरू हो गया, समझें उसने लेवल अचीव कर लिया। आज के दिन में बहुत, मैं कोई वीडियो दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छा फ़नी कंटेंट बनाता है उर्दू लैंग्वेज का। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग के बाद चीज़ें हो रही हैं। तो मॉडल इस तरीके से बनता है, डिफरेंट पैटर्न स्टोर हो रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जब मॉडल तैयार हो जाता है तो हम मॉडल के साथ क्या करते हैं, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं और वो उस मॉडल के मुताबिक उसको प्रोसेस करता है, उस मॉडल के जो रूल बने हुए हैं उसको प्रोसेस करता है, ट्रेन मॉडल तक जाती है और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाती है। सो ऊपर वाला काम आज हम समझेंगे और बाकी पूरे कोर्स में नीचे वाला काम हमने करना है। फिर कुछ टर्म आपको सुनने को मिलेंगी, सीपीयू, सबको पता सीपीयू को, सेंट्रल, एक कंप्यूटर में हर डिवाइसेस में होता है, जहां बेसिकली छोटा सा दिमाग कह लें आप, जहां प्रोसेस हो रहा होता है, करना क्या है, कंप्यूटर 1010 सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद एक आया जीपीयू। क्या होता है, जब नया नया कंप्यूटर आया था ज़्यादातर टेक्स्ट ही प्रोसेस हुआ करता था, फिर इमेजेस आ गए, वीडियो गेम्स आ गई पिछले 25-30 सालों में, तो भाई ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट आ गया। ख़ास तौर पे ग्राफिक कार्ड आपने सुना होगा, वीडियो गेम्स के अंदर पाकिस्तान में मुल्तान के अंदर सबसे बड़े गेमर्स बैठे हैं, उनके पास मेरी जो अपनी भाई की जो बेगम है, भाभी, उनका भतीजा, भांजा सॉरी, वो बहुत बड़ा गेमिंग गुरु है पाकिस्तान का। उसने जो अपना पीसी रखा हुआ है, इतना बड़ा रेडिएटर रखा हुआ है साथ, गाड़ी में नहीं तो रेडिएटर, इंजन ठंडा करने के लिए इतने बड़े रेडिएटर लगे हुए हैं। जब वो गेम खेल रहा होता है तो इसके अंदर पानी चल रहा होता है, इतनी ह्यूज प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है जीपीयूज़ के लिए। ये ग्राफिकल उसका होता है। इसमें एआई में क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब एआई आना शुरू हुआ तो टेक्स्ट को प्रोसेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने ग्राफिक्स वालों को यूज़ करना शुरू कर दिया टेक्स्ट में। फिर एनपीयू, आज जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं इनके अंदर बने बनाए नए एनपीयू आते हैं जो कि मोबाइल और फ़ोन में लगे हुए हैं, न्यूरॉन्स की तरह उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, आपका जीमेल आपके लैपटॉप में है, मोबाइल में है या क्लाउड पे, फेसबुक। अब ये क्लाउड का मतलब ये नहीं कि बादलों का उसमें है, कहीं डाटा सेंटर है, उसको क्लाउड का लफ्ज़ दिया जाता है। आने वाले वक्त में जो एलन मस्क है इस वक्त वो अपने डाटा सेंटर को स्पेस में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, फिर हम कह सकते हैं वाकई क्लाउड असल में भी क्लाउड ही है। अभी ये सारे क्लाउड ज़मीन पे जो है वो करते हैं बेस, हाँ सर्वर क्लाउड, जो मेन जहाँ डाटा सारा सेव और सारी वर्किंग हो रही होती है, जहाँ प्रोसेसिंग हो रही होती है। देखें जब हम चैट जीपीटी से काम कराते हैं तो वो हमारे मोबाइल की ताकत इस्तेमाल नहीं करता, वो प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ हो रहा होता है, क्लाउड में जाके हो रहा होता है। नाराज हो गया, क्यों भैया, चल एग्जाम्पल्स, उसको हमने डाटा दिया किसी कहानी का, किसी नावल का, उसने उसमें से डिफरेंट फीचर्स निकाल ली कि अच्छा नावल में कुछ करेक्टर्स होते हैं,
नावल के अंदर कुछ सीन्स होते हैं, नावल के अंदर हीरो भी होता है, विलन भी होता है, नावल के अंदर छोटे छोटे वाक़यात होते हैं, नावल के अंदर हकूमती इदारे होते हैं, नावल के अंदर कोई खुफिया इदारे होते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स निकाल लिए उसने। इसी तरह दुनिया के हर डाटा में से उसने कुछ ना कुछ फीचर्स निकाले, उनकी बेस पे ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। फिर उसने मॉडल लेकर आया, मॉडल की बेस पे वो प्रिडिक्शन करना शुरू हो गया। उसने सारे नावल पढ़े हुए हैं। अब जब आप उसे कहेंगे मुझे एक नावल या एक जासूसी कहानी लिख कर दे दो, तो वो मॉडल ट्रेन हुआ है, उसने उसी की बेस पे एक नई चीज़ जनरेट करके आपको दे देनी है। जब ये वो देगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे कि नहीं, नावल के अंदर इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, ये कैरेक्टर इस तरह इस्तेमाल ना करो। तो ये प्रोसेस चलता रहा, अभी भी चल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस रन होता है, फीडबैक आती है, मॉडल अपने आप को ठीक कर लेता है, फिर फीडबैक आती है, मॉडल अपने आप को ठीक कर लेता है। ये कुछ एग्जाम्पल थी यहां पर ना भाई, वहां से प्रेस करें एरो का बटन, चले। फिर इसको ट्रेन करने के लिए दो तीन तरीके, एक था सुपरवाइज्ड, फुल एक बंदा बैठा हुआ है उसको ट्रेन कर रहा है, फिर देख रहा है, फिर फीडबैक दे रहा है। दूसरा प्रोसेस था उसको कुछ वेग से रूल दे दिए गए, क्योंकि इतना ह्यूज डाटा था, सारा कुछ इंसान नहीं कर सकता था। तो जो चीज़ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी वो सुपरवाइज रखी गई, जो नॉर्मल थी वो अनसुपरवाइज रखी गई। और एक और ये मेथड था रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये तीन तरीकों से ये पूरा ट्रेन किया गया है। ये तस्वीर किस किसने देखी है इंटरनेट पे? जब भी एआई की बात आती है कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। इसको कहा जाता है डीप लर्निंग। एक डाटा दिया, उसने उस डाटे को ब्रेक करके आपस में रिलेशनशिप कर करके बहुत ज़्यादा, ये तो 2 लेयर्स हैं, सैकड़ों लेयर्स होती हैं, फिर डाटा आउटपुट होता है। इसको डीप लर्निंग कहा जाता है। और उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पढ़ेंगे। ये बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह नोड्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस, फिर स्टैट्स के मॉडल्स, ये सारा इस तरीके से काम कर रहा होता है। ये सारे नोट्स की शेप मेरे पास मौजूद हैं, मैं वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो हमने क्लास में डिस्कस करनी है, बाकी इसको आप खुद जो है पढ़ लीजिएगा। अब आ गया टेक्स्ट डाटा। मैंने कल एक बात की थी टोकन से रिलेटेड, कि टेक्स्ट जो है वो कैरेक्टर वाइज नहीं है, कैसे है? टोकन वाइज है। उसकी रीजनिंग क्या है? मैनी एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेजेस। एक तो बहुत सी लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज है क्योंकि वो ऑलरेडी टोकन की फॉर्म में है, हर कैरेक्टर दूसरे से मुख्तलिफ है, जोड़ के नहीं लिखा जाता। इसी तरह इंग्लिश का डाटा बहुत ज़्यादा है उसके पास, तो वो फ़ौरन से प्रेडिक्शन, स्टैट्स जनरेशन बड़ी आसान से कर लेता है। जैसे ही आप उर्दू में आते हैं उसका डाटा मौजूद में ज़्यादा नहीं है। तो ये टोकन इसलिए किया गया ताकि हर लैंग्वेज में, हर मकसद में डिफरेंट किस्म की कंप्यूटेशनल पावर यूज़ हो। पर्टेनिंग, आप लोगों में से जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हैं वो अपने नाम के साथ एक जी लिख दीजिए। अब भी जब आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होती है? सेपरेट हो जाता है। ये टोकन, मेरा मोबाइल लैपटॉप बोल रहा था, अच्छा चले। उसके बाद टोकन, टोकन के बाद एम्बेडिंग, ये भी आगे चल के आपको समझ आएगा, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताना चाह रहा हूँ बैकएंड पे होता क्या है। एम्बेडिंग के बाद अटेंशन, अटेंशन के बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बाद चूज, अपेंड, और फिर ये दोबारा रिपीट हो जाता है। उसने अगर एक कहानी के अंदर शेर का लफ्ज लिखना है तो ये पूरा प्रोसेस होता है बैकएंड पे, फिर वो अगला फिर ये रिपीट होता है इतनी स्पीड के साथ, तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। टोकन्स, टोकन्स के बाद एम्बेडिंग होती है। एम्बेडिंग का मतलब है कि अल्फाबेट्स को अब वेक्टर में ले जाओ, न्यूमेरिकल, क्योंकि कंप्यूटर चलता है 1-0 पे, उस प्रोसेस को एम्बेडिंग कहते हैं। एम्बेडिंग के बाद अटेंशन है, कौन से अल्फाज आपस में कितना क्लोज रिलेट कर रहे हैं। मैंने बोला रैबिट, क्या बोला? आपके लाशौरी दिमाग में फौरन से कुछ वर्ड पॉपअप कर गए हैं। एक वाइट पॉपअप किया है, आपको पता नहीं है बट ये हो गया। एक सब्जी भी पॉपअप हुई है, कौन सी? और क्या पॉपअप हुआ होगा? जंपिंग, आइस, आइज, और लॉन्ग ईयर्स, और जंप हो गया। एक और चीज, कोई कहानी, कौन सी कहानी? खरगोश और कछुए वाली कहानी। ये क्या चीज है? अटेंशन।
वैसे इसको और भी साइकोलॉजी में जो है एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अटेंशन है। तो अब सोचें कि जैसे ही ये लफ्ज़ आपने लिखा होगा रैबिट, तो उसने फ़ौरन से उसका रिलेशनशिप गाजर के साथ बनाना आसान है, तरबूज के साथ बनाना। अगर आपने उसे कहा खरगोश की कहानी लिख कर दे दो, वो खाता था तरबूज, अब टोकन का खर्चा ज़्यादा है, अब उसके लिए मुश्किल पैदा कर दी। लेकिन आपने कहा एक खरगोश है, वो खाता था शौक से गाजर, अब प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सैकड़ों डाटा पड़ा हुआ है इस तरह का। सो ये कहलाता है अटेंशन। अटेंशन की बेस पे उसने देखा अच्छा ये कैरेट वाइट, खरगोश तो ब्राउन भी होता है, खरगोश तो ब्लैक भी होता है, ग्रे भी होता है, वाइट एंड ब्लैक प्लस भी होता है, तो ये सब कुछ है। तो वो प्रोबेबिलिटी पे आएगा कि ज़्यादातर क्या प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ लेकर आ जाएगा सामने। उसके बाद चूज़ करेगा, चूज़ करने के बाद अपेंड करेगा, फिर वो मज़ीद टोकन खुद लिखेगा और आपको मज़ीद आउटपुट करके और ये रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा फ्लो चलता है आपके उसके बैक एंड पे। पढ़े जुमला क्या है? सबसे करीब तरीन आयशा के वर्ड कौन सा है? मगर आप सॉल्व्ड, आयशा का कोई ताल्लुक नहीं है वोकैबुलरी में सॉल्व्ड के साथ, कोई ताल्लुक नहीं है दी के साथ, प्रॉब्लम के साथ, बिकॉज के साथ एंड प्रैक्टिस के साथ, लेकिन शी अटेंड स्ट्रॉन्गर टू आयशा। इस तरीके से ये वर्ड्स का रिलेशनशिप बन रहा होता है बैक एंड पे। फिर एम्बेडिंग है, अटेंशन है और ट्रांसफॉर्मर लेयर है। आपको पता है जीपीटी का क्या मतलब है? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, जीपीटी, टी से ट्रांसफॉर्मर बनता है, जी से आई थिंक जनरेटिव बनता है, पी से प्रोग्रेशन या प्रोग्रेसिव, इस तरह है जनरेटिव प्रोग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोग्रेस कर रहा होता है ना, एक लफ्ज़ लिखा दूसरा तीसरा जनरेट करके, इसलिए इसको जीपीटी कहा जाता है। एग्जैक्ट देख लीजिएगा, शायद थोड़े से अल्फाज मुख्तलिफ हों। पाकिस्तान में एआई सीखें अब मॉडल स्पेसिफिक यूनिट्स। चैट जीपीटी का टोकन डिवीजन मॉडल और हो सकता है, जेमिनाई का टोकन डिवीजन मॉडल और हो सकता है, ग्रॉक का अपना हो सकता है। हर मॉडल्स के अपने असूल हैं, कई जगहों पे वो अल्फ़ाबेट वाइज लगाते हैं, कई जगहों पे चेंज कर देते हैं। तो ये इसी तरह जब उर्दू आएगी तो टोकन ज़्यादा खर्च होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्टेक्स्ट विंडो। जब आप चैट जीपीटी ओपन करते हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने की एक जगह होती है, पूरी वाइट स्क्रीन, थोड़ी सी जगह टेक्स्ट, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब इस कॉन्टेक्स्ट विंडो की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसके साइज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। शुरू में इसके अंदर सिर्फ आते थे 16,000 टोकन। कितने? 16,000। क्योंकि अभी हमने आयशा वाला जुमला पढ़ा था, तो उसने हर जुमले में क्या करना है, क्या कर रहा था उसमें? आयशा को लिंक कर रहा था, अटेंशन बना रहा था। तो अगर एक जुमला उसकी जगह सैकड़ों जुमले हों तो उसने फिर हर वर्ड का पूरे बाकी टेक्स्ट से जुमले बनाना है समझने के लिए। तो ये मुश्किल काम था। शुरू में जब आए तो 16,000, फिर एक धमाका हुआ, क्लॉड लेकर आ गया 128,000, 1,28,000 कैरेक्टर। तो दुनिया बड़ी रानी कि अच्छा अब लॉन्ग टेक्स्ट भी आ जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते मुकाबलाबाजी के अंदर आज हमें फ़ायदा ये हुआ कि 1 मिलियन 10 लाख टोकन एट अ टाइम आप टाइप करके एंटर कर सकते हैं। वो उस पूरे को पढ़ भी लेगा, समझ भी लेगा और आउटपुट भी कर देगा। तो सोचें कि अगर एक जुमले पे उसको ये बनाना पड़ रहा है रिलेशनशिप, अभी हमने चंद करेक्टर पढ़े होंगे इस पिछले जुमले के अंदर, शायद 100 करेक्टर भी नहीं थे, अभी चले गए 10 लाख करेक्टर के ऊपर। तो कितना ज़्यादा उसकी कंपटीशन पावर और बाकी चीज़ें लगती होंगी। हम इस कॉन्टेक्स्ट विंडो में क्या क्या करते हैं? हम देते हैं सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, कन्वर्सेशन करते हैं चैट जीपीटी के साथ, रिट्रीव डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं या नया डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, और दूसरा हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, खुद से इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। लॉन्गर इनपुट यूजेस मोर टोकन्स, टू मच कॉन्टेक्स्ट में डाइल्यूट अटेंशन। जाहिर बात है जितना ज़्यादा डाटा हो जाएगा उतने ही आपस में रिलेशनशिप बनाना मुश्किल थे, अब नहीं है, अब बहुत तरक्की कर ली है सिस्टम ने। बियॉन्ड द लिमिट, कंटेंट में एक्सक्लूड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप सब ने स्कूल में एप्लीकेशन लिखी है, एप्लीकेशन वो एक, हम पता नहीं आप इतने पुराने हैं नहीं कि वो दोस्त को ख़त लिखो उससे कैमरा मांगना है, ये किया किसी ने काम? तो इतने पुराने, अभी भी यही होता है। ठीक है, इस तरह का एप्लीकेशन लिखने का तरीका, बखिदमत जनाब,
एंड पे फिदवी, अच्छा आपका फदवी जो आपका फर्माबरदार स्टूडेंट, ये सारी की सारी चीज़ें। अब ये एक स्टैंडर्ड है, तरीका है। अगर आप वैसे भी मैसेज कर देना, आजकल तो ऐसे ही करते हैं लोग कि मैडम मैं नहीं आ रहा, बस वो भी मेथड था। आप अपने या मैं अपने ज़माने में टीचर को भेज के देखता ये मैसेज, अगले दिन उन्होंने उल्टा लटका देना था। तो ये अब खैर अब मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है। तो एक मेथड है बात करने का, अगर आप उसी को अपनाएंगे तो जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी। डिफरेंट इदारों में अपने एप्लीकेशन देनी होती है, हज की एप्लीकेशन देनी होती है, वीज़ा की एप्लीकेशन देनी होती है। तो एक मेथड है, उसको आप फॉलो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई काम आपका नहीं बनेगा। अब जब आप चैट जीपीटी से बात आते हैं तो इसके साथ भी आप जब इसे कमांड देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, इसे कुछ भी कहें, मुझे कहानी लिख कर दे दो, लिख देगा। इससे भी बात करने का तरीका है, इसको भी कमांड देने का तरीका है। उस मेथड को क्या कहा जाता है? प्रॉम्प्ट राइटिंग। क्या कहा जाता है? प्रॉम्प्ट राइटिंग। अब जब आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, चैट जीपीटी हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, हर चीज का पता है उसको। तो अगर तो मैंने उसको डायरेक्ट ही कह दिया कि मुझे लिख के दे दो कहानी, लिख देगा वो, उसको मसला नहीं है। मुझे एक छोटे बच्चों के लिए सबक आमूज कहानी लिख कर दो ताकि वो साफ सुथरे रहें, ये क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है, वो लिख देगा। बट सोचें जब आपने लिखा तो साफ सुथरा पता नहीं कहाँ कहाँ अमेंड होता होगा, कहाँ कहाँ वर्ड कनेक्ट होता होगा। छोटा बच्चा मेडिकल में भी कनेक्ट होता है, साइकोलॉजी में भी कनेक्ट होता है, छोटा बच्चा बायो में भी कनेक्ट होता है, छोटा बच्चा हिस्ट्री में, ह्यूमन एवोल्यूशन में भी कनेक्ट होता है, वर्ड्स का कनेक्शन ना। तो आप क्या करेंगे, शुरू में रोल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? इसको कहते हैं पर्सोना क्रिएशन। राइटर स्पेशलाइज्ड फॉर किड्स हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये पहला जुमला है आपका। जैसे ये जुमला लिखा वो भूल गया कि वो कौन है, उसे सिर्फ एक बात याद रहेगी, मैं कौन हूं? एक स्टोरी राइटर। मैं कौन हूं? बच्चों की स्टोरी लिखने का एक्सपर्ट। मैं कौन हूं? 10 साल का एक्सपीरियंस। दिस इज कॉल्ड रोल। हमेशा रोल डिफाइन किया जाता है। आप किसी से पूछें, आप में से कोई टीचर बैठा हुआ है, टीचर जिसने 2-3 स्कूलों में पढ़ाया हो, चलें पहले कौन स्कूल में पढ़ाया? चलें आपने 2 स्कूल में पढ़ाया, एक में, चलें काफ़ी पढ़ाया। अब मैं इनसे पूछूं जब आप 20 स्कूल में पढ़ाए तो आपका कैसा तजुर्बा रहा है? तो अब ये भूल गई कि मैंने पहले कितने स्कूलों में पढ़ाया, क्या किया। ये स्पेसिफिक स्कूल की एग्जांपल वो देंगी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम एक्ट एज आ का रोल जो है वो यूज़ करते हैं। ये प्रॉम्प्ट लिखने की बात हो रही है। उसके बाद एक्चुअल में क्या चाहिए, करवाना क्या है? कोई रिपोर्ट बनवानी है, कहानी लिखवानी है, समरी करवानी है, एप्लीकेशन लिखवानी है, ईमेल लिखवानी है, लीगल डॉक्यूमेंट लिखवाना है, क्या करना है, लेटर लिखना है, वो उसको टास्क बताएंगे। कॉन्टेक्स्ट, कोई ना कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई आपने उसको बैक देना है। कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, कोई ऑलरेडी सैंपल मौजूद है आपके पास, वो उसको आपने एग्जाम्पल के तौर पे प्रोवाइड करना होता है। या कोई मजीद अपने टेक्स्ट टास्क को रिसीव करने से पहले, इसे क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट उर्दू में? कॉन्टेक्स्ट उर्दू में क्या कहते हैं? सियाको सबाक। उसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना। आप उधर चली जाए, उधर एसी के नीचे, नजर तो आपको नहीं आएगा, गर्दन में दर्द हो जाएगा, लेकिन चलें। यहाँ पर हम वो ट्रेन में नहीं होती बर्थ, साइडों पर लगवा लेते हैं, रश ज़्यादा हो गया है। हाँ कुर्सी को मोड़ लें, इधर ही बैठ जाए, कुर्सी को मोड़ लें। फॉर्मेट, मुझे जो आउटपुट चाहिए किस फॉर्म में चाहिए? पैराग्राफ की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, किस फॉर्म में चाहिए? तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं RTCF। इसको कहा जाता है फार्मूला या फ्रेमवर्क, और इसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बिकम अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। यही है बेसिक्स, कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर वे से बात करने का तरीका है। तो वो एक कंप्यूटर मॉडल है जिन्होंने उसको बनाया है। दे डिफाइंड अ राइट मेथड टू कम्युनिकेट।
कर आप उसको जो भी करेंगे वो सुन लेगा, बट अगर इसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। सेकेंडली, सबसे काम की बात, क्यों आपको टोकन पढ़ाया है, क्यों आपको बताया है कि टोकन से खर्चा ज़्यादा होता है। एक बंदे ने कहा मुझे कहानी लिख कर दे दो, वो भी लिख के देगा। एक बंदे ने कहा एक्ट एज अ राइटर। दोनों में ज़्यादा टोकन कहाँ खर्च होंगे? पहले वाले पे। एक्ट वाले में आपने उसका स्कोप लिमिट किया, उसको पता लग गया इधर से बाहर नहीं निकलना, बस मैं स्टोरी राइटर हूं, मुझे यहीं के अल्फाज जोड़ने हैं। पहले केस में पता नहीं वो केमिस्ट्री में चला गया होगा या फिजिक्स में चला गया, फिर वापस आया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने की। तो ये प्रॉम्प्ट राइटिंग का है, हम इसको बड़ी डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अब एग्जांपल देखते हैं। ये है वीक प्रॉम्प्ट, क्या है? टीच मी एआई। वो कुछ होते हैं, कितने नुकात थे कायद-ए-आज़म के, किसी को याद है? जिंदगी गुजारने के कितने सुनहरी असूल हैं? एआई का पहला सुनहरी असूल, एआई एंड, आपको मैं कल एग्जांपल दी थी कि नहीं दी थी? सबसे ज़्यादा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन के बाद अब क्या इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा? एआई। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, चैट जीपीटी को या एआई से पूछना नहीं है, पूछना नहीं है, बताना है। आप डॉक्टर के पास जाएं और कहें पेट में दर्द हो रहा है, क्या डॉक्टर आपको दवाई दे देता है? फिर आप क्या बताते हैं उसको? इधर हो रहा है, लगातार हो रहा है, खाने के बाद ज़्यादा होता है, ठीक है, खड़ा हूं या करवट लूं तो ऐसे होता है। तो आप मैक्सिमम बताते हैं, फिर राइट आंसर मिलता है, फिर डायग्नोज होता है। तो चैट जीपीटी के साथ जब काम कर रहे हो तो आप नेक्स्ट मैक्सिमम बता रहे हैं, रोल बता रहे हैं, टास्क बता रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, फॉर्मेट बता रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ठक एक जुमला लगा दिया, टीच मी एआई। दिस इज द बैड मेथड। राइट मेथड क्या है? एक्ट एज अ, ये क्या है? ऊपर RCTF में से क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? सिंपल। कोई भी आज के बाद आपने प्रॉम्प्ट लिखना है तो इस तरीके से आपने लिखकर देना है। प्रॉम्प्टिंग इज स्पेसिफिकेशन, नॉट मैजिक वर्डिंग। फिर नेक्स्ट की आती है कट ऑफ। जितने भी मॉडल हैं उनकी कट ऑफ डेट है एक। आप में से अगर किसी ने सरकारी जॉब्स की डेट देखी हो, या आप में से किसी ने ISSB में अप्लाई किया हो, नहीं किया, फोर्सेस में किसी ने या किसी जानने वाले ने, या सरकारी नौकरियों में, तो एक ऐड आता है कि आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। अब ये 30 साल एज कब होनी चाहिए? जिस दिन ऐड आया था, जिस दिन अप्लाई करना है, कब होनी चाहिए? तो अच्छे एड्स के अंदर नीचे लिखा होता है कट ऑफ डेट, कि दिस इज द डेट जब आपने अपनी एज कैलकुलेट करनी है। अब पाकिस्तान आर्मी की जिस वक्त सिलेक्शन होती है तो नॉर्मली 1 मई और 1 अक्टूबर को उनका PMA काकूल का बैच स्टार्ट होता है। तो अभी आजकल क्या चल रहा है? हाँ, अभी अक्टूबर में, लेकिन खैर अब तो ISB हो गए। नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में सीट्स आएंगी, बच्चे अपने इनिशियल टेस्ट के लिए इनरोलमेंट करवाएंगे। उन्होंने जाना है 1 मई 2027 को कदम रखना है काकूल एकेडमी में। तो उनकी जो एज कैलकुलेशन होती है, आज से प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी ये सितंबर में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इनिशियल टेस्ट ओपन हो जाएंगे। तो उनकी जो एज काउंट होनी है, किस डेट को रखे होनी है? 1 मई 2027, कि जिस दिन वो एकेडमी में एंटर हो उनकी इतनी एज होनी चाहिए। इसको कट ऑफ डेट कहा जाता है। तो जितने भी इश्तिहारात हैं और पढ़े लिखे कंपनियों के लोग नीचे कट ऑफ डेट लाजमी लिखते हैं, वरना लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। इसी तरह इस जगह पे भी एक कट ऑफ डेट का इस्तेमाल होता है। अकाउंट्स में हम होते थे, फाइनेंस में तो जिस दिन ऑडिट होता था और ऑडिटर आके बैठता था, चल भाई कैश काउंट करा, तो हम बताते थे देखो लिखा ये हुआ है और मेरे पास इस वक्त बैंक में और हाथ में इतना कैश है। तो वो नीचे 2 डबल लाइन लगाता था और आगे लिखता था कट ऑफ डेट। इस डेट को मैंने इसके साथ बैठ के कैश काउंट किया, बैंक बैलेंस मैच किया, सब कुछ मैच है, ये कट ऑफ डेट है। इसी तरह जब ये LLM बना, मॉडल बना, तो मॉडल किसी एक डेट को आके क्लोज होता है, उसको कहा जाता है कट ऑफ डेट। तो हर मॉडल की एक कट ऑफ डेट है। अभी मुझे लेटेस्ट नहीं पता, आप शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा ये खुद सीखना शुरू हो गया,
जब पहले 2022 में 30 नवंबर को चैट जीपीटी आया था तो उसकी कट ऑफ डेट थी 2019 24 अगस्त, मतलब 3 साल पुराना, तो लेटेस्ट डाटा मौजूद नहीं था। आज मेरे ख्याल से इसकी जो डेट है वो 2 या 3 नवंबर है 2025 तक ये कट ऑफ हुआ हुआ है। अब आप सोचें अगर ये कट ऑफ हुआ हुआ है तो ये करंट इंफॉर्मेशन कैसे देता है? कट ऑफ डेट फिक्स रहेगी, उसके बाद ये हेल्प लेता है इंटरनेट की, इंटरनेट से कनेक्ट होता है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर आता है, और इसके पास ऑलरेडी नॉलेज है ही सही इसके एलएलएम में, उन दोनों को कनेक्ट करके और आपको रिजल्ट दे देता है। द लेटेस्ट डेट ब्रॉडली रिप्रेजेंटेड इन ट्रेनिंग, इट इज नॉट अ प्रॉमिस दैट एवरी अर्लियर फैक्ट इज नोन एज करेक्ट। कट ऑफ डेट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसके पास सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, सिर्फ ये है कि इस डेट को इसकी ट्रेनिंग क्लोज हो गई थी और ये मॉडल रेडी हो गया था। सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट क्या है? आपको ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी ऐसी गप्पें सुनाएंगे, आपको यकीन हो जाएगा। इसको पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं सरसों, हाथ पे सरसों गाना। ऐसे कॉन्फिडेंस से आपको कुछ झूठ सुनाएंगे कि आप पकड़ नहीं सकते। तो चैट जीपीटी भी यही करता है, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको फैक्ट ला के देता है, कोई चीज़ इन्वेंट करके देता है कि आप पकड़ ही नहीं सकते। और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला, क्योंकि इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसको अब तो खैर बहुत इंप्रूव हो गया, लेकिन स्टिल मिस्टेक्स होती हैं। और हेलुसिनेशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक तो ये अपडेट नहीं होता रियल टाइम में, दूसरा ये मैथमेटिकल मॉडल है, इसको ज़्यादा कोशिश होती है आपको इम्प्रेस करने की। तो ये इस इम्प्रेस करने के चक्कर में जो गप्पें या लंबी लंबी छोड़ रहा था वो क्या कर रहा होता है? बेसिकली आपको इम्प्रेस ही कर रहा होता है ना। तो ये भी यही काम करता है। तो हेलुसिनेशन को कंट्रोल आपने करना है, आपने बैठ के रिव्यू करना है, समझने की कोशिश करनी है, ये फैक्ट ठीक है, ये बात उसने ठीक की है नहीं की, और फिर उसको आगे लेके चलेंगे। सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज़। सर ये कोई भी जैसे एलएलएम है या जैसे इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है और हमें आंसर कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ अपडेट होती है या आउटडेटेड होती है वो भी सब इसको पता होता है। जी जी। तो जब आप इन्फॉर्मेशन कोई भी नई चीज़ आप उससे जब अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इस प्रोग्राम के पास मतलब ये इंटरनेट से हेल्प ले रहा है, तो इंटरनेट के ऊपर तो कोई भी चीज़ आउटडेट हो जाती है या अपडेट होती है, वो सब ऐड ऑन हो जाती है। जब आप क्वेश्चन करते हैं इसको, प्रॉम्प्ट देते हैं इसको, तो अब हम देखते हैं कि वो बहुत सी चीज़ों को सर्च कर रहा होता है, वो सारे हमें नज़र आ रहे होते हैं कहाँ से इसने रिसर्च की है और हमें आंसर कर रही है। ठीक है। तो फिर हम कैसे खुद रिसर्च करें कि फैक्ट्स को देखने के लिए कि फॉर से जैसे कल मैंने आपसे बात की थी, वो तो मेरे जहन में आयत थी और मैंने देखा कि यहाँ पे एक आयत कम है, और वो ऐप थी प्रॉपर मारूफुल कुरान की, बड़ी मशहूर ऐप है। तो मैंने डर के मारे उसके बाद ऑनलाइन कुरान पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। मैं ऑफलाइन कुरान पढ़ती हूँ, मतलब मुझे यकीन ही मेरा ख़त्म हो गया वहाँ से। ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जैसे इंटरनेट के ऊपर चीज़ें डाली जा रही हैं ना मुसलसल, जैसे बुक्स हैं आपके पास, गूगल पे बुक्स भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आउटडेटेड चीज़ें भी। आप ये कह रही है कि जब मैंने वेरिफिकेशन करनी है तो वो भी तो इंटरनेट से ही करनी है। एग्जैक्टली तो वो फिर कैसे? अच्छा देखें, ये खास तौर पे जो आपने जिक्र किया कुरान का, यहाँ तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, exactly. इसमें तो डेफिनेटली आपने हार्ड कॉपी या उसको ही इस्तेमाल करना है। एंथ्रोपिक जो कंपनी है क्लॉड के बैक एंड पे, उस पर ये इल्ज़ाम है कि वो दुनिया की बहुत कीमती किताबें ख़रीद कर LLM से स्कैन करके उनको जला रहे हैं। ये रियल न्यूज़ में खबरें हैं कि वो ये चाहते हैं कि सब कुछ क्लॉड से लोग हासिल करें, किताब तक जाएं ही ना। तो बेसिक सोर्स तो किताब ही है, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही हैं। तो अब जो बहुत ज़्यादा क्रूशल चीज़ें, वहाँ तो आपको इंटरनेट से हटना पड़ेगा। ये आज से नहीं, आज से 10 साल पहले भी ये मसला था कि इंटरनेट पे आप रिलाई नहीं कर सकते बहुत सी चीज़ों पे। आप देखें कि जो हदीस का कॉन्सेप्ट है, कितनी सख्त किस्म की उसकी क्वांटिफाइंग क्वालिटीज़ हैं। आप हर हदीस को नहीं काउंट करते, उसके पीछे पूरे रूल्स हैं, किसने किसको रेफ़र किया, क्या वो रूल्स थे। बहुत पूरा 12 साल की स्टडी है जो मदरसे में पढ़ाई जाती है। फिर कोई बंदा उसका रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाली हदीस इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हर वक्त आपको बताया जाता है रावी का जिक्र, किसने किसको रावी, पूरी चेन है। तो वो इसी मसले के सॉल्व के लिए है ना। मैंने आपको उससे पहले कल एक चीज़ बताई थी, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। पहली बात आपका जवाब कि यस, आपने जो क्रूशल इंफॉर्मेशन है वो आपने कोशिश करें रियल सोर्स से कलेक्ट करें। अगर आपने आयत देखी है चैट जीपीटी की और जाके आप उसको नेट से ही सर्च करना है तो फ़ायदा क्या? फिर नेट से तो वो भी सर्च करके आया हुआ है,
तो वहाँ तो आपने एक्चुअल से क्रिएट करना है। वो मैं आपको रिपीट कर दूं, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अल्लाह ताला ने जब कुरान को सेव करने का जिम्मा लिया तो कोई तो टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी। क्या फार्मूला यूज़ किया? वो तो मैंने बताया। वैसे मैं क्या है, कैसे ये प्रूव होता है कि 1400 साल पुराना जो कुरान है वो एग्जैक्टली आज असल हालत में मौजूद है? व्हाट इज द प्रोसेस जिसकी वजह से ऐसा हुआ? हिफ्ज। लिखा भी था लेकिन हिफ्ज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, अब ये जरा थोड़ा सा ब्लॉकचेन समझते हैं क्या है। आप सबने सुना होगा क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर। फेसबुक सर्वर है और हम सब के पास मोबाइल में क्या है? क्लाइंट। अगर सर्वर पे कोई चेंज हो जाए तो आप कुछ कर सकते हैं? सारी अथॉरिटी किसके पास है? बैंक्स के पास मेन सर्वर है, किसकी पेमेंट कितनी आ रही है जा रही है। तो मेन पावरफुल हब कौन है दरमियान में? बैंक। इसको कहा जाता है सर्वर और सेंट्रल पॉइंट। तो दुनिया में यही चल रहा था। तो 1992 में 93 में कॉन्सेप्ट आया कि ये जो हम इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे स्टोर कर देते हैं, अगर यहाँ से पटाखा बोल गया, आग लगी तो क्या होगा? फिर उन्होंने बैकअप्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। वार्म बैकअप, कोल्ड बैकअप, नॉर्मल बैकअप। बेशक बैकअप्स हैं, कंट्रोल तो एक बंदे के पास है ना। तो देयर कम अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इसका कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, और भी कोई रखना चाहता है तो मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा रोज के, तुम भी रख लो। तो अब एक इंफॉर्मेशन राइज हुई, मेरे और उनके दरमियान 10 रुपए का लेन देन हुआ। इन्होंने मुझे 10 रुपए दिए, मैंने इनको एक किताब दे दी। ये अब सब ने रिकॉर्ड कर लिया। कल को मेरा और इनका कंफ्लिक्ट हो गया तो मैं इसको तो खरीद सकता हूं, इसको भी खरीद सकता हूं, क्या मैं बाकी खरीद सकता हूं? तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे सबके पास सेम इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। तो जो ट्रुथ है वो एक जगह कन्फाइन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। और हर वक्त मैच भी हो रहा होता है। ये रोज शाम को जाती हुई सारी पूछी जाती, हाँ आज सर ने 10 रुपये दिए थे, हाँ 10, मेरे पास 10 लिखे हुए हैं। किताब दे दी है, हाँ किताब दे दी है। तो सब अगर वहां दरवाजा निकलते हैं ये कि नहीं नहीं मेरे लेजर में तो ऐसा नहीं आ रहा, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे, कोई ना कोई गड़बड़। तो ये क्या है? ब्लॉकचेन। जो बिटकॉइन आप सुनते हैं वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे चलता है। बिटकॉइन के अंदर कोई सेंट्रल बॉडी, कोई बैंक, कुछ भी नहीं है। एक ट्रांजेक्शन होती है, दुनिया में लाखों रिकॉर्डर बैठे हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहते हैं माइनर्स। वो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन में तारीफ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ये मेथड आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कैसे इंट्रोड्यूस कराया था? हिफ्ज करके। हम सब लोग जो हैं, हजारों, आपके इधर हजारों लोग हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं? कुरान। तो आप कोई एक भी जबर चेंज करेंगे तो सैकड़ों लोग बैठे हैं, भाई मैच करो। तो ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी थी जो अल्लाह ताला ने कुरान को सेव करने के लिए यूज की थी। ये हुक्म में ये था कि सिर्फ आलिमों के पास ही ये हुक्म की किताब होती थी और आम लोगों के पास नहीं होती थी। इसी वजह से जब आलिम दूसरा बंदा आता था तो वो अपनी मर्जी से उसमें चेंज कर देता था, लेकिन आम लोगों को ये बात नहीं पता थी, इसीलिए वो किताब वो इसलिए सब ने याद करना शुरू कर दी ना, और ये सारा हो गया। तो खैर वो वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपने इस तरह के केसेस में बुक का ही सहारा लेना है, ऑनलाइन उस तरह की चीज़ें नहीं करनी। लेकिन मेजोरिटी 99% केसेस में इतने कुछ सेंसिटिव हमारी ज़िंदगी में तो नहीं है। हाँ, आप साइंस, आप कोई मेडिकल पर रिसर्च कर रहे हैं और आप एक दवाई बनाने में कामयाब हो गए और पता लगा सारा कुछ इंटरनेट से बनाया हुआ है, तो वो तो खतरनाक हो सकती है। एक्सक्यूज मी ठीक है? सर, आपको पता है मुस्लिम, जाहिर है आपको तो पता ही होगा, मुस्लिम चैट जीपीटी भी है और लोग तलाक के मसाइल भी वहाँ पे डिस्कस करते हैं, हर चीज़ वहाँ पे, शादी के मसाइल, देखें ये रिलेशनशिप्स, अब हो एवरीथिंग। सकता है मुस्लिम चैट जीपीटी भी उन्होंने बनाया हो। इतना मिसट्रस्ट नहीं करते। गोरा इस मामले में बड़ा क्लियर है। उसने जहां आपको मारना था वो मार चुका। वो चैट जीपीटी से आपको खराब नहीं करेगा। उसने जहां आपको नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुका है और हम वो नुकसान उठा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करें। हाँ, कुरान वाली बात सीरियस है, वहां जरूर चेक रखें। बाकी चीज़ों पर जाने दें, कोई मसला नहीं। उसके पास आपकी सब इन्फॉर्मेशन है, सब इन्फॉर्म। हम ऑलरेडी पिछले 10-12 सालों से यूट्यूब से, गूगल से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से सब कुछ दे चुके हैं। अमेरिका आज सिर्फ ये जानना चाहे कि कोहिस्तान इनक्लेव के सामने 200 बंदा इकट्ठा बैठा हुआ है एक बिल्डिंग में, इन 200 बंदों में से पिछले 24 घंटे में से किसने अमेरिका के खिलाफ बात की है? एक सेकंड में बटन दबाएगा, कमांड ठक करके बता देगा कि इस एरिया में जितने लोग बैठे हुए हैं उनके व्हाट्सएप मैं पढ़ता रहूँ, उनके पास एक्सेस है ना, तो उनके पास सब कुछ है। तो इसमें बहुत, और वो अगर तहरीर करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं और ऑलरेडी उन्होंने किया भी हुआ है।
लेकिन इसमें आप इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, इन टर्म्स पे आते हैं। पैरामीटर्स सिंपल, मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा, आपको समझा देता हूं। इफ यू वांट टू लर्न तो आप नोट्स आपके पास मौजूद है, वहां पढ़ लीजिएगा। वो जो आपस में कनेक्शन था ना अल्फाज का, उसको क्या कहा जाता है? पैरामीटर्स। तो इस वक्त 27 बिलियन 27 अरब पैरामीटर्स हैं चैट जीपीटी के एलएलएम के अंदर। 27 अरब, एक ज़बान ही है ना, अल्फ़ाबेट ही है, उनके कनेक्शंस बने हुए। उसके बाद आपके पास इन्फरेंस, मैंने आपको बताया जब आप उससे मॉडल को एक्सेस करते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं, इसको इन्फरेंस कहते हैं। एम्बेडिंग, टोकन तो हिस्से हैं ना, पार्ट्स हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप डेवलप करना, इसको पैरामीटर कहा जाता है। एम्बेडिंग ये है कि जब वो कंप्यूटर सिस्टम आपके टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, वेक्टर्स में, ताकि फास्ट प्रोसेसिंग हो। टेम्परेचर बेसिकली है क्रिएटिविटी इंक्रीज डिक्रीज करना। ये नॉर्मली आपको एक्सेस नहीं मिलती। जब मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, हम जब बैक एंड पे कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपने उसको कितना क्रिएटिव बनाना है, कितना नहीं। तो अगर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे तो ज़्यादा चांस किसके होते हैं कि ये काम ख़राब कर देगा, गप्पे ज़्यादा छोड़ेगा। तो ये टेम्परेचर सेटिंग भी चीज़ होती है। उसके बाद एपीआई, दो सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करने का तरीका है। मल्टी मॉडल आ गया, फाइन ट्यूनिंग, सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट इसको पढ़ लीजिएगा खुद। स्टेट द गोल, यूज एआई कॉन्फिडेंटली, कीप दिस। किन चीज़ों का ख्याल रखना है? नो द टास्क बिफोर द प्रॉम्प्टिंग। अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ज्यादा हर कोई कर रहा होता है। ओपन खोला चैट जीपीटी, ठक टाइपिंग करना शुरू कर दी। ऐसा नहीं करना। पहले आपने थोड़ी देर के लिए दिमाग कहते हैं पहले तोलो, तो इधर भी यही है। थोड़ा सा सोचना है मैं क्या कह रही हूं, थोड़ा सा माइंड में प्लान कर लें, देख लेंगे पहले क्या चीज कहनी है, फिर क्या कहनी है। आप जिस वक्त डायरेक्ट सोचने के अमल को वर्किंग के अमल में लेकर आते हैं तो प्रोसेस स्लो हो जाता है, नुकसान होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप हमेशा प्लान करें कि मेरा मकसद क्या है, सो फिर टाइपिंग करना शुरू करनी है। दूसरा, अवॉइड सेंसिटिव डाटा। सेंसिटिव डाटा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अपनी इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट्स, आईडी कार्ड, इस तरह की चीजें ना दें। अगर किसी ने आपको, ये पाकिस्तान में तो नहीं है, बाहर तो प्राइवेसी के ऊपर लोगों को बिलियन डॉलर्स के इशू हुए हैं कि तुमने मेरा प्राइवेसी डाटा क्यों निकाला और क्या किया सर। अभी मेरा एक दोस्त है, इराक गया हुआ है एक असाइनमेंट पे डाटा सेंटर की। तो वो वहाँ जब लैंड हुआ होटल में, उसने चेक इन किया, तो चेक इन करने के बाद उसको ना SMS आना शुरू हो गया वहाँ की सर्विसेज के, SMS उसके सिम के ऊपर। तो वो तो चलाक आदमी, वो पहुँच गया होटल वालों के पास कि मेरा ये नंबर सिर्फ मैंने यहाँ एंटर होते हुए तुम्हें लिखवाया था, तो मैं तो तुम पे सू करूँगा। वो अमेरिकन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे गया हुआ है, दो मर्जर हो रहा है मोबिलिंग अपना टेलीकॉम कंपनी से, तो उसके डाटा सेंटर्स की एसेट्स सेल परचेज होने हैं, उस पर वो गया हुआ। तो उसमें अच्छा खासा रोला डाला, फिर लोग आगे नहीं यार ये करते हैं। तो इस लेवल तक बाहर ये काम करता है और अमेरिकन बड़े कंसर्न। हमारे यहाँ तो जो मर्जी कर लें, डाटा, तस्वीरें आप रोज़ देखते हैं क्या कुछ। ये पूरी इस मुल्क की पूरी सियासत 40 लीक वीडियो पर रही है। हमारा तो ये हाल है ना, हम तो वो आखिरी चीज़ है, हमने तो वो हदें पार की नहीं है। लेकिन फिर भी आप कभी भी, मसलन एक बड़ा यहाँ पर आपने देखा होगा, अक्सर पिक्चर ली जा रही होती है तो हम ब्लर करके अपलोड करते हैं फीमेल्स की। ये रूल है, मैं अपने पेज पे भी करूँगा अगर, या पॉजिटिव सोल्यूशन में भी करूँगा, तो ये पॉलिसी है। आपने शायद हमें ना कहो, बट दिस इज़ अ प्राइवेसी रूल। हम पिक्चर भी ले रहे होते हैं तो आपको बताया जाता है कि पिक्चर ली गई है, लेकिन अपलोड जब होगी तो ब्लर के साथ होगी। आप जब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप किसी अपने, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, और आपके पास एक बंदा आता है, आप उसका मसला चैट जीपीटी को दे रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर देना भी है तो नाम चेंज करें। होता कुछ नहीं है, आपने सब कुछ दिया हुआ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी रूल्स होने चाहिए। ये रूल्स कब काम आते हैं? व्हेन यू ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्रोफेशनल आदमी के साथ बैठे हुए हैं और उसने आपको डाटा दिया, आप बेशक चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, उठा के अपने पूरा डाटा उसके सामने डाल दिया चैट जीपीटी में, तो वो जो आपका हाल करेगा ना। तो इसलिए सेंसिटिव डाटा आपने एंटर नहीं करना। फैक्ट चेक, ये जो बात पूछ रही थी कि फैक्ट चेक आपका काम है। जो आउटपुट आई है उसको, वो करेक्ट है या नहीं है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, ये काम किसका है? आपका। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? आपने ये तो नहीं कहना हो मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था, मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, यहाँ गलत स्पेलिंग आ जाए तो मैं कहूँ हो ये तो चैट, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। एडिट एंड ओन, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, आपने सारी जिम्मेदारी निभानी है। बिफोर ट्रस्टिंग एन AI, आंसर आस्क what evidence support is the information current, could bias or missing context matter, who should review the final
डिसीजन। लास्ट सेंटेंस पढ़े जरा, क्या है? अगर आपने इस जुमले पे यकीन कर लिया, इस पे ईमान ले आए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एआई का इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने कल भी बताया था, जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें बड़े बड़े पैराग्राफ, टेक्स्ट, पिक्चर निकाल के देता है, तो हम इंप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेस भी देते हैं। जो शख्स भी इंप्रेस होता है वो साथ में डिप्रेस भी होता है, पता है आपको? जो किसी से इंप्रेस हो रहा है वो साथ में, तो जब हम एआई से इंप्रेस हो रहे होते हैं तो साथ में डिप्रेस भी हो रहे होते हैं कि यार इसने क्या लिख के दे दिया, क्या कर दिया, मेरी तो उतनी औकात नहीं समझ के करनी। द थिंग इज, ये छोटा है। कौन है? असिस्टेंट है। हाँ, ये कौन है? असिस्टेंट। असिस्टेंट कौन होता है? चलो पानी लेकर आ, वो फाइल निकाल के लेकर आ, पिछले हफ्ते की सारे रसीदें लेकर आओ, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा स्टॉक उस रूम में रखा हुआ है, उठा के वहाँ रख दो, ये चीज़ें वहाँ रख दो, वो लेकर आओ वो फाइल, वो पूछो कॉल करके उससे कब पेमेंट करनी है, बकाया है। तो ये छोटे से आप काम करा रहे होते हैं। तो ये पॉसिबल है कि आप छोटे पे रिलाई कर लें, तो ये बहुत अच्छा छोटा है। 24/7 अवेलेबल, दुनिया की तमाम इंफॉर्मेशन तक रसाई, तमाम तरह का डाटा, तमाम तरह का फॉर्मेट, तमाम तरह की कहानियां, क्रिएटिव भी ऐसा हो, प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। लेकिन है कौन? छोटा। ऑलवेज कंसिडर हिम एज अ असिस्टेंट। आप कौन है? सुपरवाइजर, बड़े, और बड़े की जिम्मेदारी है, पकड़ा कौन जाएगा? बड़ा। इसमें कल वो एक जिक्र हुआ था कि वो जी, मैंने कहा ये क्लास भरी हुई है, बॉयज़ आज भी नहीं भरे हुए थे, इनरोल सबने कराया है। बॉयज़ की इनरोलमेंट हुई थी मेरे ख्याल से 170 के करीब, आए हैं टोटल अटेंड करने 25-30। आप लोगों की इनरोलमेंट हुई थी कोई 80 के करीब, और स्ट्रेंथ आप देख लें, तो ये इतना ज़्यादा मेजर फ़र्क है। तो वो अक्सर जिक्र होता है, तो मैं इसमें बड़ा कैटेगोरिकली बात करता हूँ, शादियाँ चलती हैं नहीं चलती, मामला खराब होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? किस बंदे ने 200 बंदों के सामने बैठ के हल्फ उठाया था? जैसी मर्जी आ गई है, जितना मर्जी तंग करती है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लियर। दूसरी वो छोड़ दें, वो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, उसको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड होना चाहिए ही नहीं, वो तेरा काम है उसको ठीक कर, नहीं कर, सारा काम कर। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर आप पर है। आप कभी भी किसी जगह खड़े होकर ये नहीं कह सकते हो चैट जीपीटी ने गलती कर दी, छोटे ने गलती कर दी। मैं अभी उज़ैफा से मंगाऊँ अटेंडेंस की शीट, मुझे डॉक्टर अतीक साहब ने कहा कि ज़रा अटेंडेंस तो जमा कराओ पिछले 2 बैचेस की। मैंने उज़ैफा को कहा, उज़ैफा लेकर आया, पेजेस मुझे दिए, मैंने पेजेस पकड़ के डॉक्टर साहब को दे दिए, उनमें कोई ब्लेंडर निकल आया, कौन पकड़ा जाएगा? सो चैट जीपीटी केस में यू आर रिस्पॉन्सिबल, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अदा करनी है। ये प्ले पे क्लिक कीजिएगा, प्ले प्ले, हाँ प्ले, ये रहा प्ले का बटन। प्ले कह रहे हैं। अच्छा इसको करते हैं। एक और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें एआई की हिस्ट्री से रिलेटेड, आपने क्योंकि कल से काम स्टार्ट करना है। डस्टर डस्टर डस्टर, कौन कौन से फेमस मॉडल्स हैं? एंथ्रोपिक, और भी हैं, लेकिन फिलहाल आपको यही याद करनी है। कुछ हैं कंपनीज, और फिर उन कंपनीज के मॉडल्स। तो ओपन एआई का मॉडल क्या है? चैट। गूगल का? एंथ्रोपिक का? स्पेस एक्स का? ग्रॉक। ये स्पेस एक्स एलन भैया का है, जानते हैं एलन मस्क को? अगर आपने दौरे हाजिर का कोई काबिल इंसान पढ़ना है ना, और दौरे हाजिर का मसीहा पढ़ना है, और दौरे हाजिर का शैतान पढ़ना है, और दौरे हाजिर का बिजनेसमैन पढ़ना है, तो ही इज द एलन मस्क। बला का माइंड है, वो वाकई 100 साल का आगे सोच रहा होता है। एआई के केस में भी
उसने बहुत बुरी तरह मात दी है बाकी कंपनीज की। ये मैं आपको भी जो स्टोरी सुनाने लगा हूँ इससे आपको अंदाज़ा होगा। और हाउ ही बिहेव, उसके डिसीजंस, और वन मैन शो है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सारी की सारी कहते हैं वन मैन शो, खुद अकेला स्पीड के साथ डिसीजंस, सारी की सारी चीज़ें। 2003 में कंपनीज ने एआई अचीव कर ली थी और ये कंटेंट भी किसी हद तक जनरेट हुआ करता था। एंड गूगल वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने ये अचीव किया था और इन्वेंट किया था और इस्तेमाल करना शुरू किया था। बट गूगल ने ये फैसला किया था कि इसको पब्लिक को नहीं देना। क्यों? गूगल का जो बिजनेस मॉडल है क्या है पता आपको? उनका था सर्च इंजन, और लोग सर्च करते थे, नीचे ब्लॉग्स खुलते थे, लोग क्लिक करते थे और वहां पर एड्स चलते थे, तो गूगल को पैसा मिलता था एडवर्टाइजमेंट से। तो गूगल को पता था कि अगर ये वाली चीज लेकर आगे मेरा बिजनेस मॉडल तो जीरो हो जाएगा। होल्ड करता रहा, होल्ड करता रहा, होल्ड करता रहा। एलन मस्क ने ओपन एआई कंपनी शुरू की 2013-14 में, एक दो और नामों से की थी, ये नाम इसका 2019 में आके पड़ा। और जब यहाँ पर ये चीज़ें आना शुरू हुई, इन्होंने इसकी एडवांसमेंट लेके आना शुरू की, इसके ऊपर सिक्योरिटी RLF लगना शुरू हुआ। आपको पता है चैट जीपीटी को सब पता है, उसको ये पता है कि स्लो पॉइजनिंग नमक से कैसे करनी है। एक बंदे को रोज़ कितना नमक और सोडा मिला के खिलाओ तो स्लो पॉइजनिंग में 3 महीने में फारग हो जाएगा। चैट जीपीटी नोज कि अपने साथ वाले इंसान को साइकोलॉजिकल बीमार कैसे करना है, कैसे ताने मारने हैं, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, किस वक्त कौन सा उसका पॉइंट, ही नोज। बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है वो, डार्क साइकोलॉजी भी जानता है। मैं बता रहा हूँ ना, उसको ये भी पता है घर में सोडे से, सिरके से ब्लास्ट कैसे किया जा सकता है। उसको ये भी पता है कि बेस्ट डकैती का प्लान कैसे बनाया जा सकता है। ही नोज एवरीथिंग। बट आपको बताता है 2016 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ RHLF के नाम से, सिक्योरिटी लेयरिंग के लिए। और ये अफ्रीका के कंट्रीज में, पाकिस्तान का शहर हैदराबाद कहा जाता है, बांग्लादेश के कई शहरों में बहुत से लोगों को हायर किया गया, उनके ये हवाले किया गया चैट जीपीटी, और उनको कहा गया कि सुबह 9 बजे ओपन करना है कंप्यूटर और शाम 5 बजे तक 8 घंटे तुमने सिर्फ एक काम करना है, दुनिया का गलीज तरीन सवाल, घटिया तरीन, गैर अखलाकी, खतरनाक, क्रिमिनल, बद तहजीब, जितना गंद है ना तुमने इससे पूछना है, और अगर इसको जवाब देना है तो तुमने इन्फोर्समेंट लर्निंग करवानी है। भाई साहब ये जवाब तुमने नहीं देना। बैकएंड पे गोरे बैठे हुए थे और ये ट्रेनिंग का मॉडल चल रहा था। और कहा यह जाता है कि उसके कई लोग मैक्सिमम 1 महीना सर्वाइव कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने कानों को हाथ लगा दिया। ये कहना तो आसान है, एक टाइम कहीं गाली दे देना या कोई गलत अल्फाज, गंदा जोक सुना देना, ये एक लम्हे के लिए ठीक है। बट जब आप ऐसा जॉब ये काम करें 12 घंटे दिन के, तो क्या हाल होता है दिमाग का। तो कहीं भी बड़ी बड़ी लेबर यूनियंस ने ओपन एआई के ऊपर केस भी किया कि तुमने दुनिया के अंदर अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए लोगों की ज़हनी सेहत ख़राब कर दी। इसलिए आज आपको सेफेस्ट मॉडल मिला हुआ है। तो ये इतना काम किया है तो ये दुनिया के सामने लेकर आए, वरना तो जो हाल करना था चैट जीपीटी का, खास तौर पे हम लोगों ने। अच्छा नहीं, वो ये सिर्फ सेंसिटिव सेंसेशन न्यूज़ हैं। एआई आपको कभी भी, आपको थोड़ा सा भी आसरा हो जाए ना, उसको हल्का सा भी फील हुआ ना कि शख्स मेंटल प्रॉब्लम में है या सुसाइड में जा रहा है, वो फौरन से चुप कर जाएगा और आपको कहेगा डॉक्टर से रजू करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इतना कर दे। ये इस पे साइंटिस्ट ने आज की डेट तक 10 साल लगाए हैं। बहुत सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ है। हाँ, तो वो बहुत सेफ्टी, तो ये सेफ्टी लेयर लगी। तो जब ये सेफ्टी लेयर लगी तो फिर अब इसको दुनिया को देना है। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ इसको बिजनेसेस को देते हैं और सिर्फ अमेरिकन को देते हैं। एलन मस्क वाज द पर्सन, ही कैटेगोरिकली डिसाइड कि देना है तो सबको दो, वरना किसी को नहीं दो, क्योंकि ही नोज किसकी पावर क्या है। और अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये कुछ लोगों के पास आ गया, इनके पास हुआ और इनके पास ना हुआ, इतना ह्यूज डिफरेंस आएगा। और मैं भी थोड़ी पहले वो बाहर उर्दू के टीचर बैठे बता रहा था, मैक्सिमम 6 मंथ्स इंटरनेशनल मार्केट में तो आ चुका है, हमें अकल थोड़ी लेट आएगी। एक बहुत इतनी मोटी रेड लाइन खींचेगी, जिनको एआई आता है, जिनको नहीं आता। बहुत क्लियर डिफरेंस, और इंशाल्लाह आप 2 महीने बाद आप लोग भी फील करेंगे। तो जब ये सब कुछ हुआ तो एलन मस्क ने, जब ये फाइनल डिसीजन हुआ कि ठीक है हम पूरी दुनिया को देने लगे हैं और फ्री देने लगे हैं, तो एलन मस्क पार्ट ऑफ दैट गेम कि ठीक है फ्री दो, क्योंकि बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी, थोड़ी सी ताकत दे दो, इतना मोस्ट पावरफुल इंजन ना दो,
हल्का फुल्का तो और काम है। तो ओपन एआई ने चैट जीपीटी किस डेट को लॉन्च हुआ था? ये धमाका हुआ जब ये आया, बहुत ही लो लेवल का काम करता था, लेकिन ये चंद दिनों में 10 लाख 20 लाख 30 लाख ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा ह्यूज किस्म का रिस्पॉन्स आया कि बड़ी बड़ी कंपनीज कूद पड़ी बीच में। एंथ्रोपिक सबसे पहले आई थी, उसने बनाना शुरू कर दिया, बाकी को भी कल आ गई, ये परेशान हो गया। तो हो ये मैं तो तैयारी करके नहीं बैठा हुआ था, आपने देखा होगा, ये बहुत बाद में आया भाई साहब। और ये इतना सिक्रेसी से काम होते हैं बिजनेस के अंदर कि आपको अंदाज़ा नहीं है, मतलब दूसरे की हवा नहीं लगने। आजकल यही हो रहा है, आप तो कनेक्ट नहीं है, मैं तो ट्विटर पे सबको फॉलो कर रहा होता हूँ, एक मॉडल निकालता है 5.6, अगला आ जाता है 2 दिन बाद। तो ये कई अरसे तक इनके पास, क्योंकि ये बहुत शातिर दिमाग वाले हैं चैट जीपीटी वाले जो ग्रुप है ना इनका। तो जिस दिन गूगल का इवेंट होता था ना, कि कल इवेंट है 25 तारीख को गूगल का नया वर्जन का, ये पिछली रात को अपना वर्जन निकाल देते थे, और वो पूरा जो उसका एक वो वाइब होती थी ना, वो डाउन हो जाती थी। तो इन्होंने जब ये लॉन्च किया, फिर जब खर्चा पता लगा कि भाई ये तो इतनी दुनिया इस्तेमाल करना शुरू हो गई है, और हमने तो अपनी कंपनी में यूज़ कर, तो दुनिया इस्तेमाल करेगी, तो डाटा सेंटर्स, कंप्यूटेशन पावर्स, जीपीयू, सर्वर्स, डाटा सेंटर्स, कैपेसिटी, बहुत लोचा हो गया। इतना जब खर्चा होगा तो इसने कहा ओपन एआई ने, मैं तो इसको बेचूंगा, अदरवाइज तो मैं बंद हो जाऊंगा। तो ये पेड वर्जन ले आए। जिस दिन पेड वर्जन लेकर आए, एलन भैया ने कहा खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय, मेरा ये मकसद नहीं था, वो छोड़ के चला गया। जब छोड़ के चला गया, आफ्टर 6 मंथ्स रियलाइज कि मैंने तो छोड़ दिया, पर सब के सब आ रहे हैं इस फील्ड में। तो देन ही स्टार्टेड स्पेसएक्स एआई। स्पेसएक्स वो कंपनी है जो दुनिया में से रॉकेट भेजती है, जो वापस, आज से पहले दुनिया में जो रॉकेट स्पेस में जाता था वो वापसी पे तबाह हो जाता था। उसमें खाली वो बंदे को उतारने के लिए एक किट होती थी जो अलग से आती थी। ही मेड डिस्पोजेबल रीयूजेबल रॉकेट्स। रॉकेट जाता है और वापसी पे वो प्रॉपर तरीके से उतरता है। ये स्पेसएक्स की इजाज़त है। सबसे बड़ी जो गाड़ियों, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने का, जो कि ऑटोमेटिक विदाउट ड्राइवर चलती हैं, चल रही हैं आज, वो किसने बनाई हैं? एलन मस्क ने। और बहुत सी टेक्नोलॉजी है, बैटरीज की, बहुत कुछ बनाया इसने। तो ये भी अपना ग्रॉक मॉडल लेकर मार्केट में आ गया। अब ये सारी स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि पता हो बैक एंड पे हो रहा हो तो हमने कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है। इसका प्रॉब्लम क्या है? दिमाग तो इसका है, मॉडल तो इसका है, पर बॉडी इसकी नहीं है। बॉडी है माइक्रोसॉफ्ट वालों की। बैक एंड पे डाटा सेंटर किसने दिया हुआ है? और एनवीडिया, एंथ्रोपिक। इसने जो बॉडी ली हुई है, पार्टनरशिप पे ली हुई है कि आज वो मेरे साथ हिस्सा डालो, इन्वेस्टर बनो, और मिलके एआई बेचते हैं। बॉडी तुम्हारी, दिमाग मेरा, डाटा सेंटर्स तुम्हारे, सारी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा, बाकी मैं चलूंगा फ्रंट एंड पे। इस भाई साहब ने रेंट पे लिया हुआ सब कुछ, इसलिए क्लाउड महंगा है। और इसीलिए क्लाउड बहुत अच्छा दिमाग है, क्योंकि उसने सारी एनर्जी कहां लगाई है? दिमाग पे। उसने रेंट आउट किया हुआ सारे का सारा। गूगल आया, गूगल डैडी है, इसके पास सब कुछ है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना है, सारी चीजें अपनी हैं, 100% बॉडी भी इसके पास अपनी है, और माइंड भी अपना है। स्पेसएक्स आया। स्पेसएक्स को पता था कि सिर्फ दौड़ना नहीं है, जो रेस ट्रैक है वो भी ऑन करना है, फिर गेम जीतेंगे। तो इन्होंने बनाया अपना पावर हब्स और अपने डाटा सेंटर्स। इस वक्त मैं नाम शायद मिक्स कर दूं, ओलेसिस के नाम से या ओल्सस के नाम से ये टर्म यूज होती है। बड़े जानवर, जो ह्यूज जानवर हैं, उनके नाम का एक वर्ड यूज होता है, उसके नाम से उन्होंने डाटा सेंटर बनाए हैं। इतने ह्यूज बनाए हैं कि गूगल रियलाइज कि यार इतना बड़ा तो मैं भी नहीं बना सकता। तो गूगल ने आज पिछले 9 जुलाई से स्पेस एक्स से रेंट पे लेना शुरू कर दिए डाटा सेंटर्स, तो भाई मैं माइंड ही बनाऊंगा। तो आज के दिन सबसे बड़ा किंग कौन हुआ? स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के मॉडल्स सस्ते तरीन है। अभी मैंने एक टूल बनाया वॉइस का, स्पीच 10, काम हो रहा है, 2 दिन में लॉन्च करेंगे। उसके बैक एंड पे भी हमने ग्रॉक या स्पेस एक्स की एपीआई आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, सारा कुछ प्रोसेस तो इसी के यूज़ किया। तो अब आपने क्या यूज़ करना है? ये है महंगा, एक थोड़ा सा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा प्रो लोगों के लिए है। तो क्लाउड से दूर रहें आप सब लोग, क्लाउड की जरूरत आपको नहीं है। जेमिनाई जो है ठीक है, अच्छा है, आपका गूगल का पूरा इन्वायरमेंट है, जीमेल है, यूट्यूब है,
गूगल मीट है, और कौन सी प्रोडक्ट है गूगल की, गूगल वर्ड है, गूगल डॉक्यूमेंट है, एक्सेल है, उसकी प्रोडक्ट बहुत बड़ी है। तो उस लिहाज से वो उन प्रोडक्ट्स के साथ बड़ा अच्छा डील करता है। मैं अपना खोलता हूँ ना मोबाइल, तो वो बताता है ये ईमेल आई है, रिप्लाई मैंने रेडी रखे हुए हैं, खुद रिप्लाई करके रेडी करके बैठा होता है। तो उसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रहता है। स्पेस एक्स नया आया है। दूसरा, ये बहुत बोल्ड है, आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी राइटिंग को कहीं से कहीं ले जाएगा। ये किसी चीज़ का ख्याल नहीं करता, और एलन मस्क भी किसी चीज़ का ख्याल नहीं करता। उसके नज़दीक कोई दीन ईमान, कोई अखलाकियात कुछ भी नहीं है। मैंने इसलिए दिया सबसे बड़ा शैतान भी। मैंने कहा आप इंप्रेस ना हो जाए ना। तो ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, आपको अपने बच्चों को बिल्कुल भी इसके करीब जाने नहीं देना। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना लेता है आपको। तो आपके लिए राइट टूल है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सबसे पुराना है, इसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, बहुत अच्छा ट्रेंड है, वेल ट्रेन है, बहुत जल्दी आपकी बात समझ लेता है, बहुत जल्दी आपके पर्सनैलिटी के मुताबिक अपने आप को अमेंड कर लेता है, और सस्ता भी है। राइट नाउ आप में से किसी एक को भी पेड टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त चैट जीपीटी बहुत अच्छा फ्री वाला भी काम कर रहा है। जी हाँ, अपग्रेड तो कर लें, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें बाद में भी जाएंगे। लेकिन स्टार्ट में आपने चैट जीपीटी एक देखें, एक टूल आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको पहचान जाए, जो आपकी शख्सियत को, ये मजबूरी है हमारी। आने वाले वक्त में आपका एक साथी होना चाहिए, मॉडल, जिसको सब कुछ पता हो आपके बारे में, आप कैसे जुमले लिखते हैं, कैसे इंग्लिश लिखते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं, ताकि वो आपको सपोर्ट देना। आपने असिस्टेंट रख लिया कि तुम मेरी मदद करोगे, उसको बताया ही नहीं तुम कौन सी जॉब करते हो, किस टाइम सीखते हो। एक आपने फुल टाइम अपनी पर्सनल ईमेल के ऊपर इसको ट्रेन करना है। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, बच्चे को मैसेज लिख के भेजना है, इससे लिखवाएं, अपने लाइफ पार्टनर को कोई मैसेज करना है, इससे लिखवाएं, इंप्रूव कराएं। ठीक है, मैं तो उससे इतना ज़्यादा ट्रेन हूँ। वाइफ नाराज़ होती है ना, तो मैं इसको कहता हूँ लास्ट टाइम ऐसे मानी थी और ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे रिप्लाई लिख के दो। वो बड़ा अच्छा रिप्लाई करके देता है। फिर मेरी जो सास हैं वो शायरा भी हैं, तो मैं जब भी उनसे गुफ्तगू करता हूँ मुझे कख नहीं पता शायरी का, तो मैं चैट वीडियो कहता हूँ कि मैंने उनसे, अब वो ना असल में बेटे के पास ज़्यादा रहती हैं तो हमारे पास आती नहीं है। अब मेरी वालदा फौत हो चुकी हैं, तो हम बड़ी मिन्नतें करके उनको बुलाते हैं। तो उनको बुलाने के लिए फिर मैं उनको शायरी किस्म का कि आए ना, वो उसका मैं आपको लेके जाऊँगा, ये किताब पढ़ाऊँगा, तो सारा चैट जीपीटी लिख के देता है कि भाई उन्होंने ये किताब लिखी हुई है, उनका ये शायरी का ज़ौक़ है, बताओ कौन सा शायर और क्या उनको लालच दूँ, तो वो बताता है। छोटे बेटे को, जो मैंने उसको सारा पाला है, वाइफ मेरी डॉक्टर है, तो वो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, मैंने कहा तुम कंटिन्यू करो, तो वो मैंने उसको ना बोलना बहुत सिखा दिया, लिखना नहीं सिखाया। अब स्कूल में गया तो सब कुछ करता था, लिखे ना। अब मैडम कहे नहीं ये लिखने में बड़ा मसला है, तो स्कूल कितनी मेहनत कर लेगा। अब वाइफ मुझे कह गई देखें आपने इसको अपने जैसा बना दिया, बोल बोल के कान खा जाता है, करता कुछ भी नहीं। अब हुआ ये कि वो है भी कोरोना चाइल्ड, जो कोरोना आया था ना उस वक्त 6 महीने का था वो, तो सब रिश्तेदारों से ताल्लुक ख़त्म, वो कॉलोनी में हम थे, वो सील कर दी। साल 1.5 साल तो आप अछूत समझना शुरू हो गए थे लोगों को ना, तो उस वक्त की वो पैदावार है। अब हुआ ये कि इंग्लिश उसको सिखानी थी, लिखना। अब मैंने चैट जीपीटी को कहा कि भाई ये मसला, एग्जैक्ट बताया कि ये मसला है, बोलने की मोटर तेज़ हो गई है, सारी तेज़ हो गई है, लिखने की मोटर रह गई और ABC तक नहीं लिखता। तो उसने जो मुझे मेथड बताया, अब तो काफ़ी स्कूल में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, आपको शायद पता हो, कहाँ डस्टर्स। उसने मुझे कहा कि आप बच्चे को ABC लिखना सिखाएं, लेकिन शुरू कहाँ से करवाएं? हैं? ये क्या है, ये क्या है? तो उसने कहा ये कहाँ से रूल आया है कि सबसे पहले लिखना सिखाओ? सबसे पहले सिखाओ HI, और क्या होता है L, और आप समझे नहीं अभी तक लॉजिक, E, गुड, और F, पहले ये सिखाओ। इसका क्या मतलब है? सीधी लाइन, ऐसे ऐसे। तो भाई साहब 2 घंटे में लिखना शुरू हो गया ये। फिर उसने कहा अब क्या सिखाना है? अब सिखाओ M, अब सिखाओ N, X, Y, और क्या था V। अब तो लाइन स्ट्रेट ही होगी पर एंगल चेंज होगा। तो शाम तक वो ये भी सीख गया। और नेक्स्ट डे उसको मैंने सिखाया, अच्छा यहां पर ये A भी आता है इस वाले चीज में। अब सोचें एक नया बच्चा लिखने बैठा है,
ए तो बेचारे ने लिख लिया मर तर के जैसे लिखा, मुश्किल तरीन लफ्ज़ है बी, 2 पेट बनाओ, अब उसको तो एक लगा होता है बेचारे का। मैंने ये सिखाती है ना, छोटा पेट बड़ा पेट, वो कहता है ये डैडी क्या है, ये तो मेरा तो एक पेट है, फिर कहता अच्छा आपका बड़ा पेट मेरा छोटा, नहीं भाई ये नहीं होता। सिंपल लाइन, ये वो 3rd स्टेज पे सीख रहा है। ये छोटा सा चेंज किसने सिखाया मुझे, मैं तो टीचर नहीं हूं, एंड इट वर्क्स। और आप भी ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्या कोई कबाहत है इस तरतीब से सिखाने से। तो ये एक एग्जांपल है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप ये एग्जांपल्स इस्तेमाल करेंगे, अब होगा ये, मैडम पढ़ाती हैं या आप पढ़ाती हैं या कोई टीचर है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, वो एआई सीखेगी और जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। बस इज अ बैड वे टू लर्न, क्योंकि आप जो प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं वो तो दिल मार के कर रहे होते हैं, किसका दिल करता नौकरी करने का। तो अगर आप चैट इस्तेमाल कर भी लेंगे तो मजबूरन करेंगे कि चलो बॉस खुश हो जाएगा, मैडम खुश हो जाएंगी, क्लाइंट खुश हो जाएगा, जो भी काम है आपका। एंड व्हेन यू इम्प्लीमेंट द एआई इन योर होल लाइफ, फिर रियल इंप्रूवमेंट होती है, प्रोफेशनल लाइफ खुद इंप्रूव हो जाएगी। आप डे टू डे हर चीज, मैं क्यों कहता हूं ऑक्सीजन के बाद अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, इससे अपने मसाइल इंप्रूव करें। कोई सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं आ रही, आगे समझ नहीं आ रहा, मैंने डिग्री कौन सी करें, बताएं उसको कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, हालात ये हैं, पप्पू का बेटा तैयार बैठा हुआ है, मैंने आगे पढ़ना है, अबू को कैसे मनाऊं, डिग्री कौन सी करूं, कौन से स्कॉलरशिप हैं, एआई का कोर्स कर रही हूं, ये चीज़ें समझ आ रही हैं। पिछले बैच में बैठे थे 2 वाह यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के, फाइनल मास्टर्स के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, तो उनको जब मैंने लेक्चर दिया तो दे डिसाइडेड कि हम अपना थीसिस लिखेंगे एलएलएम के मॉडल के ऊपर। तो इतनी मैं ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक स्किल है, अब इम्प्लीमेंट इसको आपने करना है। कम्युनिकेशन, बच्चा खाना नहीं खाता, एक चाइनीज़ है, उसने ना अपनी बच्ची को क्या किया, और शायद आपने देखी हो वीडियो, उसने माउस रखा बच्ची के पेट पे और कंप्यूटर में चला दी एक वीडियो और कहा देखो ये तुम्हारे पेट में सारी वो हो रही है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, वो बच्ची परेशान होगी देख कर। तो आपने बच्चे के लिए क्या चीज़ बनानी है, क्या खिलाना है, क्या सीखना है, सब कुछ करें इससे। ये कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये आपको एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया है, इससे करें, शायरी करें, मज़ाहिया चीज़ें लिखवाएं। एक बेंचमार्क था, मैं पहले भी बताया हो, अब उर्दू बहुत अच्छा, बहुत लेवल का मज़ाह करता है, बहुत मज़ाहिया कहानी लिख कर देता है, और ये वो लेवल है, आप कह सकते हैं कि तमाम हो गया। कि अगर जिस दिन चैट, क्योंकि शायरी आसान है, सैड, जासूसी नावल राइटिंग सब कुछ आसान है, मज़ाहिया कंटेंट लिखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको ओवरऑल ऐसे अल्फाज, ऐसे वाक़यात, ऐसे जुमले पता होने चाहिए जो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होते, इस तरह के अल्फाज सारे के सारे। तो अब चैट जीपीटी बहुत अच्छा करता है। तो आप सबके लिए क्या है, चैट जीपीटी। अब आते हैं असाइनमेंट्स की तरफ। न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक्ट एज अ टीचर ऑफ एआई। ये प्रॉम्प्ट बता रहा हूं, आपने खुद लिखना। हेल्प मी टू क्रिएट अ लेसन प्लान फॉर मी टू लर्न आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आई एम गुड इन उर्दू and good in making biryani, so with the help of biryani examples teach me, exact ये लिखना है, मजाक नहीं कर रहा, teach me artificial neural network। वो आपको बिरयानी की मिसाल से ANN समझाएगा। ये रिजल्ट आपने या तो ग्रुप में पेश करना है या अगली दफ़ा मैं आपके मोबाइल पे देखूंगा। एक एक्टिविटी ये करनी है, आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सीखने हैं चैट जीपीटी से। किसकी मिसालों से? बिरयानी की मिसालों से। इसका प्रॉम्प्ट आपने खुद बनाना है। प्रॉम्प्ट था RTCF। नहीं समझ आ रहा तो राइट साइड पे एक और चैट जीपीटी खोल लेना है, उसे कहना है मुझे RTCF समझाओ, तो वो समझ आ जाएगा, साथ में प्रॉम्प्ट। एक और जुगाड़ बता देता हूँ, तीसरी विंडो खोल लें, उसे कहें मैंने तुम्हें एक प्रॉम्प्ट देना है
समझ गए? ये है रफ प्रॉम्प्ट, इसको अच्छे तरीके से लिखो ताकि मैं साथ वाली विंडो में जाके तुम्हें दूं और तुम फिर मुझे रिजल्ट दो। तो प्रॉम्प्ट भी किससे लिखवाना है? आइडिया आपका है, उसको रिफाइन किससे करना है? चैट जीपीटी से। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से होगा। यही एक्टिविटी देखिएगा आपके इर्द गिर्द किसको जरूरत है। छोटा भाई या छोटा बेटा या छोटी बेटी छोटी बहन किसके घर में अवेलेबल है? होंगे ना इर्द गिर्द, 6 7 11 12 साल का, उसको कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है उसकी फील्ड से रिलेटेड। यहां आगे चलने से पहले एक पॉलिसी सुन लें। 13 साल से पहले बच्चे को एआई इस्तेमाल करने नहीं देना। 13 साल से पहले उसको दिमाग इस्तेमाल करने दें, मिट्टी भागने कूदने दें, किताबों को देखने दें। मैं अपने बेटे को स्पेसिफिकली हफ्ते में 2 दिन लाइब्रेरी लेके जाता हूँ। एआई से सख्ती से मना, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन अलाउ है, वो भी उस दिन बैठ कर सिर्फ तस्वीरें जनरेट करनी है उसमें बस। इसके अलावा उसको बिल्कुल बिल्कुल हवा नहीं लगने दे रहा मैं, क्योंकि एआई आज से 5 साल बाद हलवा हो जाएगी, सबको आना शुरू हो जाएगी। एआई इज नॉट द थिंग कि आप उसको सीख रहे होंगे 5 साल बाद, तो वो सीख लेगा। लेकिन ये जो वक्त है बचपन का बच्चों के पास, वो ज़ाया ना करें एआई के साथ। आजकल जिसको देखो, मुझे तो सारा दिन, वो मेरा बेटा है 9 साल का है, उसको एआई सिखानी हो भाई, क्या उसको सिखा चम्मच कैसे पकड़ना है, बात कैसे करनी है, सफाई कैसे रखनी है, इखलाकियात सिखा, एआई सीख लेगा खुद। तो ये मेरी वेबसाइट पर जाएँ तो ये मेन पॉलिसी यहाँ पर है, 13 साल से पहले बच्चों को स्क्रीन से और एआई से तो बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि उनके दिमाग को कमज़ोर कर देगा। बच्चों को सवाल के जवाब खुद मुश्किल से तलाश करने दें, एआई से तलाश ना करने दें। तो एक आप ये देखें, फिर इसी तरह आपके कोई बच्चा है, उसको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, मैथ का कोई फैक्टराइजेशन, कोई और चीज़, दुनिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उसको फिर बताएं कि आई वॉन्ट टू टीच अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन या बिग बैंग टू अ 6 years 8 years ओल्ड किड। मुझे उसकी एग्जाम्पल, उसको एनिमल्स बहुत पसंद है, उसको गुड़िया बहुत पसंद है, उसको ये फ्रूट बड़ा पसंद है, तो मुझे इस तरह के एग्जाम्पल्स या कहानी बना के दो जिससे वो बच्चा अंडरस्टैंड कर सके। एक एक्टिविटी आपने ये करनी है। गुड गुड, जबरदस्त। तीसरा, आपने अपना 1 पेजर सीवी बनाना है। सीवी और रिज्यूमे में क्या फर्क होता है? आप में से किस किस का सीवी बना हुआ है? चलें, सीवी बनाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको खुद होता है, बेशक किसी को देना हो या ना देना हो। अपनी ज़ात कम से कम एक सफ़े पे आ जाती है, मैं हूँ क्या। तो अपना एक सीवी लिखवाएं अच्छा सा, चैट जीपीटी को बताएं मैं ये हूँ, मुझे एक अट्रैक्टिव सा सीवी लिख कर दो, क्योंकि हमने नेक्स्ट 2 वीक्स में अपनी वेबसाइट भी बनानी है, तो उसी सीवी को हम कन्वर्ट करेंगे वेबसाइट में। सीवी के आपने 2 वर्जन बनाने हैं, एक बनाना है इंग्लिश वर्जन, एक बनाना है रोमन उर्दू वर्जन। कौन सा? रोमन उर्दू वर्जन। और रोमन उर्दू वर्जन आपने बनाना है मज़ाहिया, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं उसके अंदर। मुझे पहले इंग्लिश बना लिया ना, उसको अपने कहना है इस इंग्लिश सीवी को कन्वर्ट कर दो रोमन उर्दू, और साथ में स्टाइल क्या रखना है? एंड सार्किज्म। सार्किज्म होता क्या होता है? ताना टाइप, ताने टाइप का। तो ये सीवी आपने बनाना है। ये आपके हो गए कितने टास्क? 3 टास्क, नहीं 2 या 3? 3 टास्क। अच्छी सीवी भी बनानी है। हाँ, इंग्लिश वाली असली है, उसको नहीं खराब करना, लेकिन रोमन उर्दू को आपने ऐसे कन्वर्ट करना है। लास्ट एक्टिविटी, आप में से किस किस के पास इस वक्त चैट जीपीटी और इंटरनेट मौजूद है? जरा मोबाइल निकाल लें। चलें, जिसके आ जाते हैं ठीक है, नहीं तो सही आ जाएंगे थोड़ा बहुत। जल्दी से हम क्लोज कर रहे हैं सेशन बस। फन ह्यूमरस स्पेलिंग, यही हाल है मेरा जी। मोबाइल निकाल लें और चैट जीपीटी ओपन कर लें। इंटरनेट से कनेक्ट है? चलें, जिसके पास नहीं है वो साथ वाले के मोबाइल में चांकी मार ले। मैं एक जुमला बोलूंगा, आपने एग्जैक्टली वो जुमला लिखना है। मुझे, हाँ ठीक है आप करें।
मुझे एक हॉरर कहानी लिख कर दो। बस बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिखना है। कोई कोई स्पेलिंग्स रखें। यही स्पेलिंग रखें, रोमन उर्दू, कोई साइंस अपनी नहीं लगानी, और लिख के एंटर कर दें। हाँ, और अब फील करें वो जादू जो मैंने कल बताया था। क्या हो रहा है, क्या हुआ है अभी? लिख दे दी उसने। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सुनाई जी, एक मिनट रुके, वो माइक किधर है? माइक आपके पास? आखिरी दरवाज़ा। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। अली अपने कमरे में अकेला बैठा मैं बोलता हूँ भैया, आप सुन ले बस। अली अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल इस्तेमाल बस कर ठीक है जी, रात के 2 बजे थे, अली अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था। आगे दे दें, माइक आगे दे दें। घर बहुत पुराना था। लड़की के दरवाजे हवा चलने पर खुद ब खुद हल्के से हिलते और कॉरिडोर में लगी पुरानी घड़ी हर घर घंटे बहुत पुराना था, कॉरिडोर में लगी। कोई टाइम बताया हुआ है स्टोरी में? 11 बजे थे। रात के 11 बजे में जी। पीछे दे दें माइक, कोई और पीछे दे दें जो सुनाना चाहता हो अपने। हाँ। आपके रात के 2 बजे थे। किस किस की कहानी आई है? गांव के किनारे पुरानी हवेली, घर, रात के 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, पर रात के 12, 2, हवेली, अंधेरा, पुरानी, ऐसा ही है सब कुछ। जी, नया घर है। चलिए, इधर नया घर आया है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, नया घर आया है। आप सब लोगों का इंटरनेट डिफरेंट है। एक प्रॉम्प्ट दिया, मिलती जुलती कहानी आई है। इनका बेशक नया घर है, कहानी वैसी हो जाएगी आखिर में आके। मैंने आपसे क्यों करवाया है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? चैट जीपीटी इज नॉट क्रिएटिव, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वो क्रिएटिव नहीं है। उसने से एक जुमले को पकड़ा और वो ये घसी पिटी कहानियां उर्दू नावलों वाले निकाल नकूल के आपको दे दी। अब अगर आपने दोबारा से कहानी लिखवानी है तो आइडिया अपना देना है, प्लॉटिंग अपनी देनी है, और वो भी किससे करानी है? एक और विंडो खोल लें कि मेरा ये रफ आइडिया है। आज स्कूल में पहला दिन, एक बल्ब बाकी बल्ब की बनिस्बत ज्यादा जल रहा था, और मैंने देखा कि उसकी रोशनी सिर्फ एक इंसान पे पड़ रही थी जो कि पुरानी आया है स्कूल की। मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, वो आगे खुद ही करके दे देगा। तो बेसिक आइडिया किसका होना चाहिए? क्रिएटिव आप हैं, एआई नहीं है। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। माइक दे दीजिएगा प्लीज। असाइनमेंट के 3 थे ना, एक एएनएन बताना है और एक जो है वो सीवी बनानी, और एक और क्या बताया था? सीवी का 2 वर्जन बनाने हैं। सीवी के 2 वर्जन, उससे एक और पहले। हाँ, एक छोटे बच्चे के लिए कोई एक्टिविटी क्रिएट करनी है, कोई भी। माइक कहाँ पर है भाई? माइक साथ में ले जाना। ये आपको सिर्फ टाइम, सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर